बादलों के गरजने में और बिजली के कड़कने में, जिसे आप लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म कहते हैं, आपने कभी सोचा है उसमें कौन सा फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का कॉन्सेप्ट वर्क करता है? जब आप सीआरटी पिक्चर ट्यूब टीवी के स्क्रीन पर अपने हैंड्स को वाइप ऑफ करते हैं तो आप यहां पर अपने हैंड के फेस सरफेस पे, पाम पे क्रैकलिंग साउंड और स्पार्किंग महसूस करते हैं। जब आप डार्क रूम में ड्राई वेदर में वुलन क्लोथ को या सिंथेटिक क्लोथ्स को फोल्ड करते हैं तो आपने वहां पर भी क्रैकलिंग साउंड और स्पार्किंग सुनी होगी। आखिर इन सभी नेचुरल फिजिकल फेनोमेनास में फिजिक्स का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा प्रिंसिपल है जो इन सभी को डिफाइन कर सकता है? तो इन सभी सवालों के जवाब हमें क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देगा। जो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और जो यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इन दोनों की वेटेज सीबीएसई करिकुलम 2021-22 में 16 मार्क्स की है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 के बारे में हम बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की और उसके टाइप्स की। सो बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट 1 वी शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने से पहले एक बार हम 11th क्लास के ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने में बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, जैसे 11th क्लास में हमने स्टडी किया कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी प्रेजेंट होती है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, या कहें एक मास दूसरे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो आपका एक कैपिटल मास है, ये अपने आसपास एक रीजन, एक स्पेस सेटअप करता है कि अगर उस स्पेस में कोई दूसरा मास एंटर करेगा तो ये कैपिटल एम मास दूसरे मास को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपके पास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज, और ये चार्ज अपने आसपास एक ऐसा रीजन, एक ऐसा दायरा, एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर देता है कि अगर उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो पार्टिकल इस चार्ज से इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन यहां पर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। जैसे यहां पर था ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक चार्ज के आसपास जो रीजन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। उसी प्रकार जब एक मास इंफिनिटी पर प्रेजेंट होता है तो इस इंफिनिटी से एक गिवन पॉइंट पर लाने के लिए आपने जो भी वर्क किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी जब आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में किसी पॉइंट पर लेके आएंगे तो उसको लाने के लिए जो भी आपने वर्क किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। So what is electrostatics? Electrostatics, as the name suggests, in this situation, the charge must be in a state of rest. चार्ज आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में होना जरूरी है। सो जब भी आपका चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो उस चार्ज की वजह से किस तरह के फिनोमिनाज, इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। द चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स on other charge, can produce develop electric field, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that
deals with study of field force, potential and energy arises due to charge in state of रेस्ट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कि जब भी कोई चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है तो उस चार्ज की वजह से जो भी फील्ड फोर्स, पोटेंशियल या एनर्जी डेवलप होगी उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी arises, developed or produced by a charge in state of rest। अब ये डेफिनेशन पढ़ने और समझने के बाद आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे जरूरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है जिसको समझना बहुत जरूरी है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट चैप्टर 1 को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जरूरी जो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि यहां पर जितने भी बेसिक फिनोमिनाज हम डिफाइन करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करेंगे, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड होंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बताइए चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिव द आंसर that charge are of two types, चार्ज दो तरह के होते हैं, but that is not charge। I have asked you what is charge, I have not asked you that what are the types of charge। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, मैंने आपसे सवाल किया कि what is charge, इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी आपके टीवी के स्क्रीन पर है, यह प्रॉपर्टी क्लाउड्स के पास है कि वो चार्ज को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, यह प्रॉपर्टी वुलन क्लॉथ के पास है, सिंथेटिक क्लॉथ्स के पास है, इन सभी के पास यह प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक, मार्कर, रबर, जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, इट इज द इंट्रिंसिक इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब जो उसको हेरिडिटी में मिली है। जितना भी वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ किससे बना, वुल से। वुल किसने बनाया, नेचर ने, प्रकृति ने। तो प्रकृति ने वुल को यह प्रॉपर्टी दी है। इट इज द इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या ये भी लिख सकते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, की जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना है, जिनसे वुलन क्लॉथ बना है, उन सभी पार्टिकल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। इट इज द इंट्रिंसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर which can produce electrical effects, which can produce electrical effects। और ये प्रॉपर्टी नेचर में सभी मटेरियल्स के पास नहीं होती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनकी मदद से आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए डेली लाइफ एग्जांपल्स हमने आपको बताए इलेक्ट्रिक चार्ज के या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ठीक है।
अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आप इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कर सकते हैं? यस, यू कैन मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को या जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नाउ यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है आपकी कूलम, COULOMB। जब आप कूलम कंप्लीट लिखेंगे तो आपको जो C पहला लेटर है इसका वो स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन अगर आप इसको सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में आपको कूलम कैपिटल लेटर में लिखना है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। Dimensional formula of charge. So dimensional formula of charge is AT. What is A? A is ampere. Ampere is the unit of current, and A is also that symbol for current, and T is time. So dimensional formula of charge is A into T, that is AT. So ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। Now types of charge. टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक और द नेचर। चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग चार्जेस को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। चार्ज की ये दोनों पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव जानने के लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। One is called positive charge and second is called negative charge. एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो दो नाम हैं, ये दोनों नाम चार्ज का जो नामकरण है, ये जो नाम रखे गए हैं, ये एक अमेरिकन फिजिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखे हैं। सो अमेरिकन फिजिस्ट Benjamin Franklin named or coined the name of charge, as positive and negative. As positive and negative. Now, अब उन्होंने ये नाम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे रखे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोनों नाम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रखे? वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन फिजिस्ट थे उन्होंने ये दोनों नाम रखे? तो देखिए, इसको हम समझते हैं। थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक चार्ज के हिस्ट्री में जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे नेम ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस को आइडेंटिफाई किया गया। सो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। सो अराउंड 600 BC, 600 BC के आसपास विश्व के, दुनिया के 7 बुद्धिजीवी इंसानों में से एक थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस आपके ग्रीस से थे। ही वॉज फ्रॉम ग्रीस। और ग्रीस में जो मिलेटस है उसके अंदर एक बाल्टिक सी, समुद्र बाल्टिक सी था, और इस समुद्र के किनारे पर एक येलो कलर का रेजिनियस सब्सटेंस मिलता था। रेजिनियस सब्सटेंस मिलता था, और इस येलो कलर के रेजिनियस सब्सटेंस को जो नाम था, किस नाम से बुलाया जाता था? एम्बर।
येलो कलर के इस रेजिनियस सब्सटेंस को एम्बर नाम से बुलाया जाता था। रेजिनियस कुछ इस तरीके से था कि जैसे किशमिश होती है और येलो कलर का ये सब्सटेंस हुआ करता था। तो यहां पर क्या हुआ कि जो ग्रीस के लोग थे वो क्या करते थे, एम्बर सब्सटेंस को अपने घरों में रखते थे और उन्होंने देखा कि जब घर के अंदर एम्बर सब्सटेंस को रखा जाता है तो हवा के अंदर आसपास के एरिया में, रीजन में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन सभी पार्टिकल्स को एम्बर नाम का जो येलो रेजिनियस सब्सटेंस है वो अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और इसी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को उस समय में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को 600 बीसी में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो अराउंड 600 बीसी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लाइटनिंग नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब था प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ग्रीक भाषा में एम्बर सब्सटेंस को, ग्रीक भाषा में एम्बर सब्सटेंस को किस नाम से बुलाया जाता है, वो नाम है इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग थी वो थी ELEKTRON। यहीं से इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है स्टार्ट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिक है हमारा चार्ज का फंडामेंटल पार्टिकल, जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ऑन डिफरेंट मटेरियल्स और ये जाना कि यहाँ पर दो तरह की पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं एक एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने एक इंसुलेटिंग थ्रेड लिया और उस इंसुलेटिंग थ्रेड से हमने दो ग्लास रोड्स को हैंग किया। दो ग्लास रोड्स को हैंग किया। ये दोनों ही रोड्स क्या हैं, ग्लास रोड्स हैं। दीज आर ग्लास रोड्स। और इन दोनों ग्लास रोड्स को हमने रब किया सिल्क क्लॉथ पे। जब इनको सिल्क क्लॉथ पर रब किया और उसके बाद जब इन दोनों रोड्स को एक दूसरे के नजदीक लाया गया तो यहां पर ऑब्जर्व किया गया कि दोनों ग्लास रोड्स एक दूसरे को रेपल करती हैं। बोथ आर रेपलिंग ईच अदर। जब तक आपने इनको सिल्क क्लॉथ पर रब नहीं किया था तब तक इनका नेचर रेपलिंग नहीं था। लेकिन सिल्क क्लॉथ पर रब करने के बाद दोनों ग्लास रोड्स ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की, प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, कि जब दोनों ग्लास रोड्स को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो दोनों ग्लास रोड्स आपस में एक दूसरे को रेपल करती हैं। और ये प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर की आफ्टर द रबिंग, आफ्टर द फ्रिक्शन। उसी तरीके से दो प्लास्टिक रोड्स ली गई और इन प्लास्टिक रोड्स को रब किया गया कैट्स फर पे। दोनों प्लास्टिक रोड्स को रब किया गया कैट्स फर पे और कैट्स फर पे रब करने के बाद देखा गया कि ये दोनों प्लास्टिक रोड्स भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही हैं जैसा ग्लास रोड्स बिहेव कर रही हैं। मतलब दोनों प्लास्टिक रोड्स एक दूसरे को क्या कर रही है, रेपल कर रही हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब हम दो मटेरियल्स को, लाइक मटेरियल्स के साथ रब करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में एक चेंज आ जाता है। वो चेंज ये है कि अगर उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाया जाए तो वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करते हैं। बाद में इस ग्लास रोड को और प्लास्टिक रोड को जब एक दूसरे के नजदीक लाया गया, क्लोज लाया गया, तो देखा गया कि यहां पर जो प्लास्टिक रोड है और जो ग्लास रोड है वो रिपल्शन ना करके क्या करते हैं, अट्रैक्शन। बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। सो ऐसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नंबर ऑफ मटेरियल्स पे किए गए। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट अमेरिकन फिजिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया और उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ग्लास रोड को रब किया एम्बर सब्सटेंस के साथ। ग्लास रोड को रब किया एम्बर सब्सटेंस के साथ और जब उन्होंने रब किया तो उन्होंने देखा कि रबिंग के बाद दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा जो चार्ज ग्लास रोड ने एक्वायर किया वो चार्ज पॉजिटिव है, उसको नाम दिया पॉजिटिव, और जो चार्ज एम्बर ने एक्वायर किया उस चार्ज को, उस पोलैरिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन फिजिस्ट थे उन्होंने नाम दिया नेगेटिव। सो ये कन्वेंशनल है, ये शुरू से अब तक यही चलता आ रहा है। तो वहां से स्टडी किया गया, बताया गया कि जो पोलैरिटी ग्लास रोड ने एक्वायर की दैट इज पॉजिटिव इन नेचर।
और जो पोलैरिटी एम्बर ने एक्वायर की दैट इज नेगेटिव इन नेचर। सो वहीं से ये कन्वेंशन चलती आ रही है और इसी तरीके से चार्ज को दो टाइप्स में विभाजित किया गया, क्लासिफाई किया गया एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कई बुक्स में आप पढ़ेंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज को विट्रस भी बोला जाता है और नेगेटिव चार्ज को रेजिनियस भी बोला जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो ग्लास है इसको लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में विट्रन कहा जाता है और जो आपका एम्बर है इसको लैटिन लैंग्वेज में रेजिन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को रेजिनियस और पॉजिटिव चार्ज को विट्रस भी कहा जाता है। तो यही कन्वेंशन अब तक चलती आ रही है जिसके बेसिस पे हम चार्ज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। बट नेचर में तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल को रब करने से किस मटेरियल पर पॉजिटिव आएगा और किस मटेरियल पर नेगेटिव आएगा? अच्छा, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं। देखिए, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जब आप दो मटेरियल्स को रब करते हैं तो रबिंग करने से आप उनको थर्मल एनर्जी देते हैं और थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर इन दोनों मटेरियल में से जिस मटेरियल का, इन दोनों मटेरियल में से, जैसे मान लीजिए दो मटेरियल है, एक है मटेरियल ए, दूसरा है मटेरियल बी। इन दोनों मटेरियल में से जिसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, जिनका वर्क फंक्शन कम होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता ज्यादा होगी, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेगा। तो मैंने कहा कि जो यहाँ पर ए है इसका वर्क फंक्शन बी से कम है, इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ए की बी से कम है, तो यहाँ पर क्या करेगा? ए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और बी गेन करेगा। मान लीजिए ए ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और इलेक्ट्रॉन जब लॉस करते हैं तो क्या लगाते हैं? पॉजिटिव साइन, डोनर आ गया ये। और बी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, जो गेन करेगा उसके लिए क्या लगाएंगे? नेगेटिव। तो यहां पर बी के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। और जो बॉडी ए है इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, इसका मतलब ये क्या हुई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस बॉडी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना है कि पॉजिटिव का मतलब यहां पर प्रोटॉन्स ज्यादा है। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ये बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उसका मास कम हो जाता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बॉडी बी का मास कितना इंक्रीज हुआ? इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 3 इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। सो ये इसका मास इंक्रीज हुआ और ये इसका मास डिक्रीज हुआ। अब नेचर में तो बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट है, अब हमें कैसे पता चलेगा किसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और किसके पास नेगेटिव पोलैरिटी आएगी? तो ये सवाल का आंसर हमें मिलेगा ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से, ये सीरीज के द्वारा आप जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं विच मटेरियल विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड विच मटेरियल विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इस सीरीज में जो पहले आएगा जिसका नाम, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और जो इस सीरीज में बाद में आएगा वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ones which occur earlier acquires positive charge, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, and later ones acquires
नेगेटिव चार्ज। हालांकि ये सीरीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आपको क्या होगा, पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल, प्रकृति का कौन सा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कौन सा मटेरियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा अगर हम उन दोनों मटेरियल्स को रब करें। तो पहला मटेरियल यहां पर है फर, सेकेंड मटेरियल है फ्लैनेल। फ्लैनेल क्या होता है, देखिए फ्लैनेल जो है आपका वो सिंथेटिक क्लोथ होता है। फ्लैनेल इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक क्लोथ। थर्ड इज योर सीलिंग वैक्स, जो आपकी आंसर कॉपीज होती है उनमें सील लगाई जाती है, जिसे लाख बोलते हैं, कैंडल से जला के उसको सील लगाते हैं, वो सीलिंग वैक्स की हम बात यहां पर कर रहे हैं। फोर्थ आपका है ग्लास, फिफ्थ आपका आ जाएगा कॉटन, उसके बाद सिक्स्थ नंबर आपका आएगा पेपर, एंड सेवेंथ नंबर इज सिल्क, एट नंबर इज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टिंग बॉडी होती है। और उसके बाद नाइन्थ आपका आ जाएगा वुड, टेंथ इज मेटल। लर्न करने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए ताकि हमें पता चले क्या पोलैरिटी मटेरियल के पास आएगी। 11th आपका रबर होता है। आफ्टर दैट 12th is your resins. Resins is a kind of plastic. And next is amber. Amber is also a resinous substance. यह भी हमने बताया आपको। 14 is sulfur. 15 is ebonite. Ebonite एक रॉड होती है, एबोनाइट मटेरियल होता है जो आपने ब्लैक कलर का देखा होगा कुकर के हैंडल के ऊपर, प्रेशर कुकर के हैंडल के ऊपर, या तो वो टेफ्लॉन होता है या एबोनाइट। एक गुट्टा पर्चा होता है। देखिए गुट्टा पर्चा क्या है, गुट्टा पर्चा जो है आपका जो टेप होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो टेप होती है, अगर आप उसे फील करेंगे तो आप देखेंगे ना तो वो प्लास्टिक है ना वो पेपर है, वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो गुट्टा पर्चा जो है वो आपका एक इलेक्ट्रिक पर्पस टेप का जो मटेरियल है, इलेक्ट्रिक पर्पस टेप, उसको हम बोलते हैं गुट्टा पर्चा। ठीक है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए मैं ग्लास रोड को और सिल्क को रब करता हूं, तो मैं यहां पर देखूंगा कि ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी और सिल्क क्या है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो जो हमने यहां पर किया था अभी, इट मींस ये जो ग्लास रोड है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी और सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। वैसे ही यहां पर देखिए, फर आपके पहले आ रहा है, प्लास्टिक आपका बाद में है ना, रेजिन बाद में है। तो यहां पर फर के पास जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो आपकी प्लास्टिक रोड है उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ग्लास रोड के पास पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रोड के पास नेगेटिव चार्ज। सो यहां पर हम देखें तो देखिए, ये दोनों ग्लास रोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों प्लास्टिक रोड्स के पास नेगेटिव चार्ज है। और ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड की अगर बात करें, एक के पास पॉजिटिव है दूसरे के पास नेगेटिव है। इट मींस यहां से आपको एक 10th क्लास का लॉ याद आएगा जो आपने पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस ऑलवेज रेपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसको हम बोलते हैं कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लॉ तो पता है लेकिन नाम शायद नहीं ध्यान होगा आपको। इसको हम कहते हैं कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला, लाइक चार्जेस ऑलवेज repel each other and unlike charges always attract each other। यह है कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इसके थ्रू हम जान सकते हैं, ये सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज से आप पता लगा सकते हैं आसानी से किसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, किसके पास नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, और इसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बोलते हैं। हो सकता है बुक्स में ये ना दी हो, एनसीईआरटी बुक में, बट आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। सो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया बेसिक ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने जान लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है, और इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं।
and then we will start Coulomb's law. So I hope it will help you. इसी तरीके से फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें. If you like the video lecture of physics love, then share with your friends also. It is our request to you all. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. #physics love.